नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों एमका को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स से मिली है। जी हाँ दोस्तों, और ये किसी ऐसे वैसे आदमी ने नहीं बल्कि ये डीआरडीओ चीफ ने कहा है। और अगर उन्होंने कहा है तो इस बात में बहुत दम होगा। तो उनका कहना ये है दोस्तों कि एमका जो है वो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन बनने वाला है। तो ये पूरी रिपोर्ट क्या है, किस बात पे उन्होंने ये बात कही है, 5.5 जनरेशन क्या होते हैं, उसमें क्या चीज़ें हमारी एमका में ऐड हो जाएंगी और ये काम कहाँ तक पहुँचा है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे वन बाय वन। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में दो तरह की बातें की गई हैं। पहला, जो एचएएल के चीफ हैं आर माधवन जी, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, हालांकि उन्होंने ही ज़्यादा बातें कही हैं, और डीआरडीओ चीफ ने भी कुछ बातें कही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एमका भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट था अभी तक, लेकिन अब ये 5.5 जनरेशन का हो चुका है और इसमें एक प्राइवेट एंटिटी के पार्टनरशिप को लेके बात चल रही है। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। एचएएल के जो चेयरपर्सन है आर माधवन, उनका कहना है कि वो दो तरह की चीज़ों पे फिलहाल काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एमका को बनाने में ओवरऑल कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो सकता है, और साथ ही साथ वो एक स्ट्रक्चर पे भी प्लान कर रहे हैं जो कि जॉइंट वेंचर हमारा होगा वो किस तरह का होगा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ होने वाला है। और इस प्राइवेट कंपनी एचएएल और डीआरडीओ, ये तीन तरह की कंपनीज या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। और हमारा जो टारगेट रखा गया है एमका का, वो रखा गया है प्रोडक्शन का टारगेट 2028 से, और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2024 से रखी गई है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है। इसके अलावा आर माधवन जी का कहना है कि जॉइंट वेंचर जो मॉडल है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जॉइंट वेंचर में पूरा कंट्रोल देगा, और प्राइवेट कंपनी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो एचएएल के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज पर लेके उसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम होगी और जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके ऊपर थोड़ा सा कॉस्ट कम पड़ेगा। यानी कि इसमें जो प्राइवेट कंपनी होगी उन्हें अपना एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एचएएल की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसे ही यूज़ कर सकते हैं लीज पर लेके। तो उनका ये कॉस्ट बच जाएगा। हालांकि इसमें ये कॉस्ट बचाने के बावजूद भी एचएएल के चेयरपर्सन के अकॉर्डिंग लगभग 2500 से 3000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उस प्राइवेट कंपनी को करना पड़ेगा जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगी एचएएल और डीआरडीओ के साथ। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो जो छोटी मोटी प्राइवेट कंपनीज है वो तो वैसे ही साइड हो जाएंगी। ये कोई बड़ी कंपनी टाटा या फिर रिलायंस तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन टाटा जैसी कोई कंपनी ये काम कर सकती है। तो ये एक अच्छी बात रही है कि एचएएल की ही एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को अगर यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियस है कॉस्ट तो कम होगा ही। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो एचएएल है वो ये चाहता है कि एचएएल की पार्टनरशिप इस जॉइंट वेंचर में कम हो, ताकि ये जॉइंट वेंचर प्राइवेट ज़्यादा हो और पब्लिक कम हो। यानी कि एचएएल के जो चीफ है वो चाहते हैं कि इस जॉइंट वेंचर में प्राइवेट कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो 50% से ज़्यादा की हो, तभी वो कंपनी प्राइवेट एंटिटी कहला पाएगी। तो इस तरफ उनकी कोशिश है, और साथ ही साथ और भी कई तरह के डिस्कशन चल रहे हैं कॉस्ट को लेके। जैसे कि एमका के प्रोजेक्ट में दो डिस्कशन ये चल रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ जो हम जॉइंट वेंचर करेंगे, तो अभी तो पहले कंपनी ही डिसाइडेड नहीं है। फिर ये है कि जब अगर कंपनी डिसाइडेड हो जाती है तो जॉइंट वेंचर मॉडल दो तरह का हो सकता है। पहला एक मॉडल होगा जिसमें कि जो प्राइवेट कंपनी है वो आज से ही इन्वॉल्व रहेगी एमका के प्रोजेक्ट में। यानी कि वो जो प्रोटोटाइप बनता है, यानी कि किसी फाइटर जेट के 1 2 3 इतने प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं जिस पे टेस्ट किया जाता है उन फाइटर जेट्स को, और फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तब उनको सीरियल प्रोडक्शन में डाला जाता है, तब वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। तो यहाँ पे एचएएल के चीफ का कहना है कि दो तरह का जॉइंट वेंचर हो सकता है। एक होगा जिसमें कि प्राइवेट कंपनी को अर्ली स्टेज यानी कि प्रोटोटाइप बनाने के ही स्टेज से उन्हें जॉइंट वेंचर में शामिल किया जाए, और दूसरा स्टेज हो सकता है जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज को जब प्रोडक्शन स्टेज में हम आएंगे यानी कि 2028 में, तब हम उन्हें शामिल करें। और एचएएल के जो चीफ है उनके हिसाब से उनकी चॉइस ये रहेगी कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको प्रोटोटाइप स्टेज में ना रखा जाए, ताकि जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो। यानी कि कॉस्ट कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये कहना है कि प्राइवेट कंपनी को जब प्रोडक्शन का स्टेज हो उस समय से इन्वॉल्व किया जाए। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप भी अपने सुझाव को ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम एमका की बात कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं।
तो क्या आपको भी ऐसा लगता है मेरी तरह कि प्राइवेट कंपनी को प्रोटोटाइप स्टेज से ही इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई कंपनी पहले से ही इन्वॉल्व रहेगी तो, क्योंकि अभी आपको पता है कि प्राइवेट कंपनीज के पास इस फील्ड का बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस है लगभग, तो जो भी कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है अगर वो प्रोटोटाइप स्टेज से ही इन्वॉल्व होगी तो उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में हर बेसिक चीज़ शुरू से ही पता होगी और उनके पास ज़्यादा टाइम होगा चीज़ों को इवेल्युएट करने का। नहीं तो फिर आगे जाके प्रोडक्शन में और डिले हो सकता है अगर ये जॉइंट वेंचर लेट होता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को काफ़ी लेट इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या कहना है? आप भी अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि HAL के जो चीफ कह रहे हैं उनका कहना ज़्यादा उचित हो। खैर, इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंपनीज़ है, आपको अगर देखा होगा आपने तो अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, ये दुनिया की बड़ी कंपनीज में से आती हैं। तो ये कंपनीज प्राइवेटली ओन्ड है, लेकिन इन कंपनीज को जो गवर्नमेंट होती है उस देश की वो सपोर्ट ज़रूर करती है। उनके जो गवर्नमेंट फंडेड लैब्स होते हैं वो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे उन प्राइवेट कंपनी से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं या कोई इशू आता है, लेकिन वो कंपनीज प्राइवेट ही हैं, तभी जाके सच कहूँ तो वो कंपनीज इस तरह की क्वालिटी मेंटेन कर पाई हैं। तो इसी तरह का अपने भी यहाँ कोशिश किया जा रहा है हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको क्यों। खैर, आगे उन्होंने आर माधवन जी ने बताते हुए कहा कि HAL का जो नासिक वाला प्लांट है वहाँ पे वो उस प्राइवेट कंपनी जिसे चुना जाएगा इस जॉइंट वेंचर के लिए उसे HAL नासिक वाले फैसिलिटी को यूज़ करने देंगे और इसका जो पहला प्रोटोटाइप बनेगा ये बेंगलोर बेस्ड फैसिलिटी में बनेगा। तो यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो नासिक में होगा, जो प्रोटोटाइप बनेगा वो बेंगलोर में बनेगा, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा DRDO चीफ का ये कहना है कि जब LCA यानी कि LCA तेजस का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब देश में काफ़ी लिमिटेड नंबर की प्राइवेट कंपनीज थी। तो उस समय DRDO के पास या भारत सरकार के पास किसी के पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो सरकारी कंपनीज के अलावा किसी और को इन्वॉल्व कर पाए। तो इसलिए उस समय ये चीज़ें नहीं हो पाई LCA के प्रोजेक्ट में। लेकिन अब जबकि 2020 है, हमारे पास 18,000 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज है जो कि डिफेंस के सेक्टर में छोटी बड़ी चीज़ों को बनाती हैं या इस सेक्टर में काम करती हैं। तो DRDO चीफ का ये मानना है कि अब हम भारत में ही एमका के पूरे एवियोनिक्स और एयर फ्रेम पे काम कर सकते हैं। और एमका साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। यहाँ बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है पूरा स्वदेशी होगा और उनका कहना है कि 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होगा। तो एमका आपको कहीं ना कहीं F-35 आप ले लो या Su-57 या हो सकता है F-22 रैप्टर से भी कुछ चीज़ों में आपको अलग दिखाई देगा। जैसे कि 5th और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जोड़ा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी आपको पता है अभी काफ़ी लिमिटेड नंबर में यूज़ किया जाता है। इंडिया भी इसे यूज़ करता है जिसमें कि हम ड्रोन किलर को यूज़ करते हैं इससे, लेकिन वो अभी लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब तक ये बनेगा तब तक वो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। तो हो सकता है कि उस समय हम फाइटर जेट में लेज़र की टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। ये कई 100 किलोमीटर्स पे तो काम नहीं करेगी उस समय तक भी, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो टेक्नोलॉजी आज 2-4 किलोमीटर पे है वो टेक्नोलॉजी आज से 7-8 साल बाद हम 8-10 किलोमीटर तक की रेंज में यूज़ कर पाए। तो उससे क्या होगा कि आप जो मिसाइल्स हैं दुश्मन की उसको नाकाम बहुत ईजिली कर सकते हो। अगर उनके फाइटर जेट आपके पास नहीं भी आते हैं तो भी आप उनके मिसाइल को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकते हो। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको लेज़र टेक्नोलॉजी भी एमका में दिखाई देगी। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा सिक्योर होगा। बाकी ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट से ज़्यादा स्टेल्दी होगा क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो होते हैं उसमें रडार अब्जॉर्बिंग मटीरियल या फिर उनके एरोडायनेमिक्स की वजह से वो रडार की नज़र से बचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू होता है उनके इंजन में। इंजन जो होता है जब भी वो हाई स्पीड में जाता है तो उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर बढ़ जाता है। तो एमका में इस टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जाएगा कि जो हमारा स्टेल्थ मोड है वो सिर्फ उस पे एवियोनिक्स पे या रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग पे ना डिपेंड करे, बल्कि हमारा इंजन भी इस तरह का कुछ हो जिसके थ्रू हम अपने इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम कर सके। तो इस पे भी काम किया जाएगा। बाकी इसमें हो सकता है आपको ज़्यादा वेपन्स दिखाई दे जो आज के समय में यूज़ किए जाते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट में उसकी तुलना में। तो ये सारे अपडेट दोस्तों एमका को लेके जो है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और इन सबको अगर आप मिला के देखते हो तो ये भारत के भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम प्राइवेट कंपनीज को मौका नहीं देंगे तब तक हम डिफेंस के सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगर गवर्नमेंट कंपनीज को देखते हो
तो डीआरडीओ और इसरो ये दो ऐसी कंपनीज हैं जिन पे कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन वहीं अगर आप बाकी अलग अलग सरकारी कंपनीज को देखते हो तो आप जानते हो उनका काम करने का तरीका कैसा होता है। तो उस वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ में भी काफ़ी डिफेक्ट आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप ज़रूरी है। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेट कंपनी को प्रोडक्शन स्टेज से बुलाना चाहिए यानी कि 2028 से, या फिर अभी से ही बुला लेना चाहिए जब हम प्रोटोटाइप पे काम करने वाले हैं। अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।